हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया आय दृष्टि की क्लास अपनी बढ़ रही है तेजी से आगे। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर। आप लोग को पता भी होगा जो यूपी पीसीएस दे रहोगे। खैर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर की क्वेश्चन की संख्या तुलनात्मक आरओ से कम होती है। यूपी पीसीएस में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन 3 से 4 मैक्सिमम 3 तो मान के चलो रहते हैं, लेकिन आरओ में इनकी संख्या कभी कभी 5 से 6 हो जाती है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरओ के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री के लिए भी कोई कम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपने राष्ट्रीय परिदृश्य 37 पन्ने पढ़ा है, उस 37 पन्ने से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा कितना 6 to 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम इतना जाएगा। आपका अच्छा टाइम होगा तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यूपी स्पेशल के 6 पन्ने इसमें दिए गए हैं और 6 पेज से ही आपके क्वेश्चन कितने बन के आ जाएंगे, मिनिमम 3 से 4 आरओ यूपी में और 5 से 6 आपके आरओ में। उम्मीद करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन के आ जाए, यानी इस मैगजीन से आ जाए, फिर हमारा काम हो जाएगा। देखो आपका काम थोड़ा बढ़िया करने के लिए एक मैंने बहुत बढ़िया फॉर्मेटिंग आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, प्यारी से तैयार कर लिया हूं। ये फॉर्मेटिंग मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। करना क्या होगा, आपको अपने हमारे टेलीग्राम पे जाना होगा, अपने टेलीग्राम पे जाना होगा, पीसीएस अभ्यास सर्च करना होगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो टेलीग्राम नहीं चलाता होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर घूम रहा है आप वहां भी संपर्क करोगे तो इसको भेज देंगे। दूसरी बात, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ क्योंकि जो भी अपडेट होता है वो वहां मिलती रहती है। क्लास की जो पीडीएफ, जैसे मान लो अभी जब करेंट अफेयर वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जिनकी पीडीएफ हम लोग अपनी वहां पे शेयर कर देते हैं, तो आप सब जरूर जुड़ते रहो। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किया हो, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो, तो आप पीसीएस अभ्यास के प्रैक्टिस सेट पे ट्रस्ट कर सकते हो। पीसीएस अभ्यास को जो आरओ और यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट है वो हमने और रमन सर ने बनाया है। क्योंकि आपको पता है अभी 3-4 महीने हमारे प्लेटफॉर्म खोले हुआ, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं नए हैं, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हो। बाकी डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे घूम रहा नंबर, वहां पे संपर्क कर लो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रेटर नोएडा या जो भी चीज लिखा है। तो एक तो मैंने फॉर्मेटिंग तैयार कर दी है, इस फॉर्मेटिंग से आपका लगभग 15 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। जैसे फॉर्मेटिंग में क्या आप ध्यान देना, जैसे आप गौतम बुद्ध नगर, देखो कभी ये दिमाग में ना रखना कि नोएडा कोई जिला है। नोएडा कोई जिला नहीं है, बल्कि गाजियाबाद का हम लोग कह सकते हैं एक शहर है। गाजियाबाद का बेसिकली एक हिस्सा है या शहर है, जो भी आप बोल लीजिए। अब देखो नोएडा में अपने 2 प्रोग्राम हुए हैं, इनमें से एक प्रोग्राम के बारे में अगर आपको भारत और सिंगापुर का जो सम्मेलन हुआ है, मोदी जी सिंगापुर गए थे, तो मैंने वहां पे बोला था कि वहां की सेमीकॉन कंपनियों में गए थे मोदी जी। AEM करके कंपनी थी जिसका उन्होंने दौरा किया था, और भारत जो सिंगापुर की कंपनीज थी उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारे यहाँ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम होने वाला है, तो आप लोग वहां जरूर पार्टिसिपेट करिए। तो मैंने वहीं बोला था, देखो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर में भी लिखा होगा, तो आप लोग याद कर जाओ। देखो लिखा था, तो सेमीकॉन इंडिया 2024 ये हुआ कहाँ है, तो ये आपकी हुई है नोएडा में। इससे संबंधित जो और बातें होंगी अभी जब हम लोग अंदर कंटेंट पढ़ेंगे तो देख लेंगे। हालांकि इसकी हमने इंट्रो ले ली थी। इतना ही नहीं, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का भी आयोजन आपके यहीं हुआ है, और आपका एक ड्रोन सम्मेलन हुआ है, यह भी आपके नोएडा में हुआ है। तो सेमीकॉन इंडिया 2024 हो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो, ये आपका कहां पे हुआ है, नोएडा में। नोएडा से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके तो आपका दिख रहा होगा मेरठ। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई है। क्या खोला गया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई है। आप बताओगे क्या कि इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी, महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है, आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो आपका थोड़ा सा और ऊपर जाके आपका सहारनपुर दिख रहा होगा, ठीक है। सहारनपुर आप ध्यान देना कि सहारनपुर में हमने क्या किया है, उत्तर प्रदेश का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। बेसिकली रुड़की वाले परिसर में इसकी स्थापना की गई है। तो कहां पे, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आपको दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र यानी टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे स्टार्ट किया गया या इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा इधर आए तो आपको बरेली दिख रहा होगा। बरेली में क्या है, पहला इस टाइप का पहला इनोवेशन है, या हम लोग कह सकते हैं कि परिषदीय स्कूल जो है वहां पे, काउंसिल जो आपकी स्कूल्स हैं, तो परिषदीय स्कूल में स्मार्ट कक्षा आपको देखने को मिलेगी। मतलब वहां पे स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स वगैरह लगाए गए होंगे। तो परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट कक्षा का संचालन कहां किया गया, तो वहां पे झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। तो बच्चे झुमके के चक्कर में ना पड़े, बच्चे पढ़ाई के चक्कर में पड़े, इसलिए बरेली में खोला गया। आप थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो आपका आएगा लखीमपुर। लखीमपुर में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। क्या की गई है, तो लखीमपुर में आपकी बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। इसके बाद से हम लोग अगर इधर आए तो आपका यहाँ पे उन्नाव, बीचों बीच ये उन्नाव आपका दिख रहा होगा, लखनऊ के बगल में सटा हुआ है, ठीक है।
तो उन्नाव में क्या है, उन्नाव में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो कि हमारे क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है योगी जी के द्वारा। कहां पे, तो ये अनावरण किया गया है आपके उन्नाव में। तो पीटी का ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क लो, देखते हैं आप लोग यूट्यूब तो देखो ही होगे, देखते इसका आंसर कर पाते हो। अगर मान लो पीटी में पहले क्वेश्चंस ऐसे बन के आते थे, आप पीवाई को देखोगे कि यहाँ पे भगदड़ में 50 लोगों की मौत हो गई, ये घटना कहाँ की है। तो इस तरीके से दो घटनाएं आपको देता हूँ। पहली घटना इस तरीके से, अभी एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, एक जानवर ने उस जानवर का नाम क्या था, एक सेकेंड, भेड़िया की घटना। तो आदमखोर भेड़िए का जो आतंक था, आदमखोर भेड़िए का जो आतंक था, ठीक है, 6 भेड़ियों ने हमको तो 10-12 बच्चों को मार दिया, ठीक है। तो ये किस जिले की घटना है, एक तो आप लोग कमेंट कर दो। साथ ही साथ दूसरा, अभी एक बाबा का कार्यक्रम हो रहा था जो कि अपने आप को शंकर जी का अवतार मानते हैं, ठीक है। उनकी कार्यक्रम में भगदड़ हो गई थी जिसमें भी बहुत सारे लोगों की हताहत होने की खबर थी। तो वो घटना किस जिले की है और उसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के जज की कमेटी बनाई गई है अध्यक्षता में, 3 मेंबर से 2 आईपीएस अधिकारी, एक हाई कोर्ट के जज है रिटायर्ड। तो वो कमेटी कौन सी हो उसके बारे में, मतलब कमेटी के अध्यक्ष का नाम, ये आपको अध्यक्ष का नाम मैं लिख देता हूं, आपको बताना होगा। कमेटी के अध्यक्ष का नाम तो आगे लिखा हुआ है, आदमखोर भेड़िया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको बताना होगा कि भैया ये घटना कहां पे देखी गई है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो अपना काम है वो करते हैं। उन्नाव देख लिए, उन्नाव के पास भैया गोरखपुर, गोरखपुर तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल यहीं पे खोला गया। आप ये भी बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कब कहाँ खोला गया, मुख्यमंत्री का नाम, सन और कहाँ कहाँ, तो मालूम मैं बता भी देता हूँ। तो पहला जो सैनिक स्कूल खोला गया था वो आपकी लखनऊ में खोला गया था, ठीक है। मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, तो पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में। गोरखपुर में इतना ही नहीं, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, यानी इनका जटायु कंजर्वेशन यानी गिद्ध संरक्षण और उनके प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वो भी आपकी गोरखपुर में की जा रही है, ठीक है। गोरखपुर का उस लोकेशन का नाम अभी आगे लिखा है एग्जैक्ट, वो देख लेंगे। अब मतलब इसी का एक ब्लॉक है, गोरखपुर का एक ब्लॉक है जहां पे इसकी स्थापना की जा रही है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिद्धों के संरक्षण को लेकर पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर पे हम कह सकते हैं इनिशिएटिव है। राष्ट्रीय क्या, मुझे लगता है कि ये वैश्विक स्तर पे भी देखा जाए तो टारगेटेड पहला इनिशिएटिव है। तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रखना है कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लाइट नहीं रहने के कारण, ठीक है, आप देखोगे अच्छी खासी गर्मी होनी स्टार्ट हो गई। ओके, कोई नहीं। तीसरा, रोड टू स्कूल प्रोग्राम, रोड टू स्कूल प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया, तो निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया है गोरखपुर में, रोड टू स्कूल प्रोग्राम। इसके बाद से पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई, तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, ये भी इसकी भी नींव आपकी गोरखपुर में रखी गई। और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेटिक लैब, इसकी भी स्थापना कहाँ की गई, गोरखपुर में की गई। जीकेपी फिर से समझ जाओ, आपसे पूछे जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, तो गोरखपुर, ठीक है। गोरखनाथ के नाम पे एक यहाँ पे आयुर्वेद स्कूल भी खोला गया है, महाविद्यालय भी, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली पता चल रहा था। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेटिक लैब, इसको खोला गया कहाँ पे, गोरखपुर। तो ये सारी घटना आपकी हो गई गोरखपुर। अब हम लोग आते हैं इसके बाद से, ठीक है, हाँ, इलाहाबाद में आते हैं। इलाहाबाद क्यों नीच में है भैया, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस थीम पे अभी दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में अभी इस बार क्या है, आपकी कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है। कब से कब तक कुंभ मेले का आयोजन है, 2500 करोड़ रुपए अपने बजट में गवर्नमेंट ने दिया है कुंभ मेले के आयोजन के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना दिया है, 2500 करोड़ रुपीज। ये सारे फैक्ट्स याद रखकर जाना। अब हम लोग इसके बाद से आए ललितपुर को ध्यान से देखें, तो ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है, उत्तर प्रदेश की पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। फिर से एक बार याद करा दूं तो याद रखना, मथुरा में आपका क्या हो गया, तो संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में इसकी स्थापना की जा रही है। यह पहली, हमको लगता है कि महिलाओं की सैनिक स्कूल है, ठीक है। पहली क्या, पहली ही है, लगता नहीं है, सच्चाई है। संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल जो वृंदावन में खोला गया है, ये इसकी हमको लगता है
राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये सही है। नोएडा में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम हुआ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी यहीं पे हुआ। इसके से मेरठ मैंने आपको क्या याद कराया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली गई है। सहारनपुर में क्या याद कराया, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे स्थापित किया गया। बरेली में जहाँ झुमका गिरता था वहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। परिषदीय विश्वविद्यालय में स्मार्ट स्कूल खोले गए। लखीमपुर में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई। लखनऊ में उन्नाव में आपका राजा राव राम सिंह बख्श की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपकी इसके से गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल यहाँ खोला गया। जटायु संरक्षण केंद्र यहाँ पे खोला गया। रोड टू स्कूल प्रोग्राम हो, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय हो या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेटिक लैब हो, ये सब गोरखपुर का है। ठीक है, इलाहाबाद में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम स्थापित किया गया। ललितपुर में आपका पहले फार्मा की स्थापना की गई और मथुरा में आपकी संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। तो पहले 11 मिनट में आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चल गए। अब थोड़ा सा हम लोग इनको डिटेल में देखने की कोशिश यहां पे करते हैं। ठीक है, आइए ग्रेटर नोएडा वाला। ग्रेटर नोएडा में हमने क्या पढ़ा कि भैया सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सेपिंग द सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर। सेपिंग द सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर, ये थीम थी इसकी। इसमें क्या करा कि भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है। इस कार्यक्रम में भारत ने कितना, या सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने कितना 1 ट्रिलियन रुपीज का क्या है एक अनुसंधान यानी रिसर्च कोष फंड की स्थापना की है, एक स्पेशल रिसर्च फंड की स्थापना की है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर्स में आगे बढ़ने के लिए, सेमीकंडक्टर्स का हब बनने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की है। ठीक है, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकती है। उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल हमको पता है गोरखपुर में खोला गया। गोरखपुर पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल ये है। अगर हम लोग ओवरऑल स्कूल की बात करें, पहला सैनिक विद्यालय कहाँ खोला गया, तो मैंने आपसे बोला था कि लखनऊ में स्थापित किया गया था 1960 में। अपने चीफ मिनिस्टर डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया था इनके ड्यूरेशन में। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कैंपियरगंज गोरखपुर में, ध्यान देना, इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, और जटायु अगर हम लोग आयुषीयन स्टेटस देखें, ये हमको बता रेड लिस्ट जारी करती है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जटायु को हम लोग एशियाई किंग गिद्ध वल्चर भी कहते हैं या एशियाई किंग गिद्ध भी कहते हैं, और विश्व का पहला ऐसा केंद्र है जो इनको टारगेटेड है, गिद्ध को टारगेटेड है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम मैंने आपसे बताया कि गोरखपुर में स्टार्ट किया गया। हमको था कि निपुण भारत मिशन के तहत ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। निपुण भारत मिशन का बेसिकली टारगेट ये था कि ग्रेड 3 तक के जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स वगैरह की बेहतरीन जानकारी हो। यानी जैसे प्रथम की रिपोर्ट आती है कि भैया 8 के बच्चे 3 की गणित नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसी के लिए क्या है कि निपुण भारत मिशन हमने 2021 में स्टार्ट की थी। इन द 2021 द निपुण भारत मिशन वाज लॉन्च, 2021 में लॉन्च की थी आपके समग्र शिक्षा अभियान के तहत। समग्र सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो आप पीटी का क्वेश्चन बताओ, क्या 2001 में स्थापित किया गया था, या वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, या वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था, या वर्ष 1998 में? तो ऑप्शन नंबर ए 98, बी 99, सी 2000, डी 2001। इसी के किस्से के रूप में निपुण भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, ताकि जो फंडामेंटल लिटरेसी है और जो नंबर स्किल है फॉर ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया बाय ग्रेड 3, तो ये उनको ग्रेड 3 के बच्चों को ये प्रदान किया जा सके। बेसिकली अंकगणितीय ज्ञान वगैरह इसमें शामिल किया गया था। तो इसी कार्यक्रम के तहत क्या है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसी तरीके से कार्यक्रम में स्कूल ऑन व्हील कार्यक्रम। ठीक है, आप बताओ कि स्कूल ऑन व्हील कार्यक्रम किस राज्य में लागू किया गया था, तो किस राज्य में लागू किया गया था? देखो मैंने क्वेश्चन भी पूछा है एक बार PYQ में, इन उत्तर प्रदेश व्हेन, कब, गो टू स्कूल कैंपेन फॉर प्राइमरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ? 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, या वर्ष 2002 में? तो स्कूल चलो अभियान वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश इन 2000। ठीक है, किस एज के लिए? तो 6 to 14 एज के लिए। तो ये पीटी में आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको मैंने इसको करा दिया। नेक्स्ट, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसके बारे में एक तो बेसिक हमने देखा ही कि भैया ग्रेटर नोएडा में इसको आयोजित किया गया। इसकी थीम वहां पे नहीं बताया, तो ट्रेड शो था, तो इसका थीम जो है वो था सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ये इसका थीम था। थीम क्या थी? इसकी थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना।
नाम में ही है कि चीफ मिनिस्टर ने क्या है, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है ताकि लोग क्या हो, एम्प्लॉयमेंट मांगे नहीं, जनरेट करें, खुद भी रोजगार पाएं और दूसरों को भी दें। तो स्वरोजगार, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने पे काम करे गवर्नमेंट। इसके तहत गवर्नमेंट ऐसा करना क्या चाह रही है, तो गवर्नमेंट करे कि मैं ईयरली क्या करूंगी, इस योजना के तहत 1 लाख जो यूथ है, 1 लाख युवाओं को पर ईयर बैंकों से ऋण मुहैया कराएंगे। बैंकों से डेब्ट दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा जिनसे प्रति वर्ष 1 लाख एमएसएमई स्टार्ट हो सके। मतलब 1 लाख जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, वो एमएसएमई स्टार्ट करें, इसलिए उनको बैंकों से लोन दिया जाएगा। इसका टारगेट है कि आने वाले 10 सालों में हर साल 1-1 लाख के हिसाब से 10 लाख एमएसएमई की स्थापना करना उत्तर प्रदेश में। तो यानी एमएसएमई का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। पर कैपिटा इनकम हो, विनिर्माण गतिविधियां हो, वो उत्तर प्रदेश में बहुत तीव्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ उत्तर प्रदेश से डाटा दे रहा कि किसमें उत्तर प्रदेश का रैंक 1 है, किसमें उत्तर प्रदेश का रैंक 2 है, किसमें 3 है। तो देखो कहता क्या है कि क्या हुआ, हाँ, अब ये इंडेक्स क्या, अब क्या कहता है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री की क्या है, ये अर्थव्यवस्था है। यूपी की बताओ कि पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है और कौन कौन से कंट्री इससे अधिक अग्रणी हैं, बस कमेंट करो कि बता सकते हो। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में कह रहा है यूपी की जो योगदान है इंडिया की अर्थव्यवस्था में, वो 9 to 10% का अकेले कंट्रीब्यूशन कौन अदा करता है, तो उत्तर प्रदेश अदा करती है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अब यूपी स्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, प्राइवेट कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने में फर्स्ट रैंक पे। हमको पता है अभी इन्वेस्टमेंट समिट भी यूपी में हुई थी, तो प्राइवेट कारपोरेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में, ठीक है, देश में प्रथम स्थान पे रहा है। यानी प्राइवेट कारपोरेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सर्वाधिक हुआ है। डाटा सेंटर हब के रूप में अब यूपी आपका विकसित हो रहा है। इसके साथ साथ लखनऊ में हमने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया। तो पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ हुआ, तो वो लखनऊ में हुआ। गोरखपुर में मैंने बताया महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। तो गोरखनाथ से ही आपको समझ आ जाएगा गोरखपुर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कोई टफ फैक्ट नहीं था। मेरठ में हमको पता है मेरठ खेल सामग्री के लिए फेमस है। तो मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का मैंने आपसे होमवर्क में नाम पूछा था, आप अगर नहीं कमेंट किया तो अब कर देना। मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया। देश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ की गई, ललितपुर में, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। आयुष्मान भारत योजना, अभी सर ने आपको बजट पढ़ाया होगा, बजट की क्लास में फिर बोलूंगा। बजट की क्लास आप पूरी कोशिश करो जो आपको पहले, क्योंकि देखो जो पहले कराई जाती है ना वो डिटेल में कराई जाती है। ठीक है, ऑलरेडी उसको 35 से 40 हज़ार लोग मिनिमम देख चुके हैं क्लास। तो आप ट्रस्ट रखिए, बजट की, यूपी बजट की, भारत के बजट की और आर्थिक समीक्षा की क्लास जरूर देख लो। वहां पर आपको इस बात को बताया गया होगा, ठीक है, कि आयुष्मान भारत योजना में के लाभकर्ता में पहला राज्य है आपका यूपी। ठीक है, बजट पे और आर्थिक समीक्षा पर हम लोग एमसीक्यूज भी कराने वाले हैं, छोटे मोटे नहीं, ज्यादा कराएंगे, निश्चिंत रहो आप लोग। ठीक है, आगे कह रहा है 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया है। ठीक है, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट डाटाबेस तैयार रहे डिजिटल लेन देन के मामले में। ठीक है, आपके यूपी टॉप रैंक पे है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में ओवरऑल यूपी का कंट्रीब्यूशन 20% के साथ टॉप रैंक पे है। इसके साथ साथ एथेनॉल हो, अल्कोहल हो, सीरा हो, इनके प्रोडक्शन में देश क्या है, रैंक 1 पे है। अब बताओ, अब मतलब गन्ना के उत्पादन में रैंक 1 पे है, शुगर के उत्पादन में रैंक 1 पे है, दूध के उत्पादन में रैंक 1 पे है। ठीक है, ये सारे भी फैक्ट्स याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपकी एनसीआर बनी थी, एनसीआर के तर्ज पे एससीआर, ये सारे फैक्ट्स मैंने करा दिए। एनसीआर और एससीआर वाला कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया, पहले ही बताया, अगर जिसने मेरी करंट की क्लास देखी होगी। यही सब देखो फायदा होता है कि थोड़ा सा करंट आप पहले करते हो। तो जो एससीआर का गठन किया गया, तो इसमें 6 जिलों को मिला के, लखनऊ सहित कुल 6 जिले मिला गए हैं, जिसमें क्या है, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सब प्रभु का नाम है। हरदोई तो हरी से हरदोई, सीतापुर माता सीता का नाम है यानी देवता का नाम है। अब देखो उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, रब रखा, रब। ठीक है, अब समझना कि उन्नाव, ठीक है, मतलब ऐसे समझाओ, खैर रब छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली, बाराबंकी, यानी लखनऊ के इर्द गिर्द के 6 जिलों को मिला के ये 27,826 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया तैयार किया गया, जिसमें आप बताओ सर्वाधिक एरिया किसका है,
और मिनिमम एरिया किसका है? चलो मिनिमम एरिया मैं आपको बता दे रहा हूं, लखनऊ का है। सर्वाधिक एरिया बताओ किसका है? आपको ऑप्शन देता हूं, हरदोई और सीतापुर में से किसी का है, बताओ। ठीक, आगे जो ये प्राधिकरण बनाया जा रहा है, इसका चीफ कौन होगा? तो इसका चीफ होगा करा कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की नींव रखी जाएगी, और जो SCR बन रहा है उसके लिए एक अलग ही प्राधिकरण की नींव रखी जाएगी, और उस प्राधिकरण का जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, और उपाध्यक्ष जो होगा वो राज्य का जो सचिव होगा वो उसका उपाध्यक्ष होगा। हमको पता है कि जो नोजल प्रॉपर्टी है, नोजल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत विवाद हुआ, विधान परिषद से ये बजट आपका जो विधेयक है पास नहीं हो पाया। नोजल प्रॉपर्टी या नोजल लैंड कहा किसी को जाता है? तो मान लो ऐसे भूखंड होते हैं जो लीज पे दिए गए हैं किसी व्यक्ति या किसी निजी संस्था को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रेगुलेट करना चाहा ताकि जो नोजल प्रॉपर्टी जो अवैध तौर पे होगी या जिसका फिर से अधिग्रहण किया सकेगा, उनको लेके हम सार्वजनिक हित में लगाएंगे। विधेयक का नाम ही क्या है? लोक प्रयोजनार्थ, मैनेजमेंट एंड यूज फॉर पब्लिक पर्पज। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक पर्पज में यूज कर लेंगे, चाहे पंचायत भवन बना लेंगे, हॉस्पिटल्स बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, यानी पब्लिक पर्पज में हम क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नियम्स बनाए, जैसे नियम से बना कि भाई कि कोई अगर जिसके नाम से नोजल प्रॉपर्टी थी, अगर उसकी डेथ हो गई, उसके पास कोई वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगा? चली जाएगी किसके पास? गवर्नमेंट के पास। इसके साथ क्या है, इस विधेयक में ये था कि नवीनतम विधेयक में प्रावधान है कि नोजल विधेयक के पट्टाधारक, ठीक है, पट्टा अभी चालू, हाँ मान लो कि जिसका पट्टा अभी चल रहा है, जिसने लीज लिया है लेकिन वो टाइम पे किराया नहीं जमा कर रहा है, किराया जमा करने का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा? फिर उसको छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है? कह रहे पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, उनका 30 वर्ष, अच्छा जिसने कोई उल्लंघन नहीं किया है उसका 30 साल के लिए नवीनीकरण हो जाएगा, लेकिन अगर नियमित आपने शुल्क नहीं अदा किया है, ठीक है, और पट्टा भी चालू है, तो आपके ऊपर क्या होगा? आपकी जो नोजल लैंड है वो छीन ली जाएगी। ठीक है, ठीक, आगे क्या कह रहा है? मतलब अब पर्सनल आपकी स्वामित्व तो नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का स्वामित्व रहेगा, ये सब बात इसमें बोली गई है। फ्री होल्ड जमीन अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिसने फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा किया उसको किसी न किसी तरीके से जोड़ घटा के आपको वापस कर दिया जाएगा SBI के थ्रू, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। नोजल प्रॉपर्टी का अब पूर्ण स्वामित्व किसी व्यक्ति या किसी संस्था के हाथ में नहीं रहेगा, यानी गवर्नमेंट अब पूर्णतः कंट्रोल करेगी। कह रहा है यदि पट्टा की अवधि समाप्त हो गई है और फिर भी जो पट्टेदार है वो स्वयं भूमि पर मतलब पट्टे पे बना हुआ है, उसको छोड़ा नहीं है, तो उसको अवैध कब्जा माना जाएगा। मतलब पट्टा जो लीज की अवधि समाप्त हो गई फिर भी आप छिकाए हुए हो, तो उसको अवैध संपत्ति मानी जाएगी। और DM का काम होगा कि आपसे वो खाली करवाएगा, मजिस्ट्रेट का काम है वो आपसे खाली कराएगा। साथ ही साथ जो आप एक्स्ट्रा लिए हो तत्कालीन किराए के हिसाब से आपसे किराया भी लिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम का। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें यह हुआ है कि स्टेट के विश्वविद्यालयों में से राज्य वर्ड हटाने के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो ये बात किया गया है। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक कह रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक लाया गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि 3 बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, इसके 3 बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं या समितियां बनाई जा रही हैं। एक जो बोर्ड है वो उत्तर प्रदेश निर्माण समिति, दूसरा है निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और तीसरा है निर्माण क्षेत्र समिति। इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, जो प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वो कौन होगा? वो चीफ मिनिस्टर होंगे। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है कि भैया धर्म परिवर्तन को लेके, तो प्रोहिबिशन टू अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, अनलॉफुल कन्वर्जन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इसमें मैक्सिमम सजा का व्यक्तिगत तौर पे प्रावधान कितना रखा गया है? 5 वर्ष का रखा गया है। अगर किसी नाबालिग का, किसी दिव्यांग का, SC ST ग्रुप का, वुमेन्स का, ठीक है, या किसी दुर्बल मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति का अगर कन्वर्जन कराया जाता है तो 5 साल के लिए आपको बिछिया भेजा जाएगा, यानी कारावास सुनाई जाएगी, और आपको 5 से 14 साल तक के लिए, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 14 साल, और 1 लाख रुपया आपको देना भी पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसके बाद से अगर कोई ऐसा सामूहिक काम कर रहे हैं तो भैया जो मिनिमम सजा है 5 साल, इसको बढ़ा के कर दिया जाएगा कितना साल? 7 साल, और 7 साल से 14 साल हो जाएगा, बाकी रुपया उतना ही देना है, न्यूनतम। यहां पे भी देखिए न्यूनतम वर्ड है, अधिकतम नहीं, यहां पे न्यूनतम वर्ड है। आगे क्या कह रहा है? आगे मान लो कि अब अक्सर क्या होता है कि लड़कियों को फंसा के उनका कन्वर्जन कराया जाता है, तो यहां पे उसके लिए बात बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आशय से, बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि अब जैसे मीडिया उसको एक टर्म्स दी है लव जिहाद, ठीक है, तो धर्म संपरिवर्तन के आदेश से अगर किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति का भय डालता है,
हमला करता है, विवाह या यौन उत्पीड़न स्थापित करता है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम ऐसे गिरोह वालों को 20 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया जाएगा। यानी बेसिकली समझ गए, अगर धर्म परिवर्तन के आशय से ये सब काम किया जाता है तो इसको माना जाएगा कि आप इंटेंशन के साथ ये काम कर रहे हो, तो भैया इसका तो और तगड़ा है। ठीक है, तो अगर कोई विवाह या यौन संबंध इसलिए बनाता है कि भैया इनका बाद में कन्वर्जन करवाएंगे धमका के डरा के, तो 20 ईयर की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास भी उसे मतलब बढ़ाया जा सकता है आजीवन कारावास तक। और भी इसमें बात बोली गई है। ठीक है, इस विधेयक में और भी प्रावधान किया गया है, कह रहा है यदि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन पाता है, ठीक है, यानी फॉरेन से फंडिंग करवा रहा है कि हम ठीक है हम कन्वर्जन को बढ़ावा देंगे, तो भी आप 7 साल के लिए जाएंगे जेल और 7 से 14 साल के लिए जेल जाएंगे। हाँ, आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। पहले न्यूनतम 1 लाख रुपए था, लेकिन अगर विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है। कितना? 10 लाख रुपए तक। ओके, आगे बात समझ में? ऊपर सब न्यूनतम 1 लाख था, यहां पे विदेशी फंडिंग प्राप्त करें तो आपको 10 लाख रुपए देना होगा। इसके बाद से क्या है, परीक्षा में खूब लीकेज हुआ, जैसे अभी पुलिस का परीक्षा हमने देखा था और आरओ का एग्जाम देखा था, तो भैया उत्तर प्रदेश पब्लिक जो परीक्षा है, पेपर है, उसकी प्रिवेंशन और मतलब प्रिवेंशन के लिए उसकी अनुचित साधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको रोकथाम के लिए एक विधेयक लेके आ गया। एक विधेयक भाई कोई इंडिविजुअल क्या करता है कि कोई मना की गई चीज़ को लेके चला जाता है, कोई तकनीकी चीज़ ले जाता है कि हम पेपर में नकल करेंगे। एक कोई गिरोह काम करता है कि भाई हम आपको पास करा देंगे और बाद में पेपर ऊपर निरस्त हो जाता है। कभी कभी क्या है कि पेपर की लीकेज में संस्था की या जो पेपर कराने वाली बॉडी है उसी की लिप्ति पाई जाती है, तो उसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया। जैसे देखिए क्या क्या बात बोली गई है। बोला गया कि भैया पहले हमने 1998 के एक्ट में चेंजिंग किया है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल कोई हुआ है, सार्वजनिक परीक्षाओं में कोई अनुचित व्यवहार किया है या अनुचित व्यवहार मतलब आपको जो चीज़ मना किया गया वो लेके पहुंच गए, ठीक है, तो आपको अधिकतम आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना इसमें शामिल किया गया है। ये अधिकतम सजा है। अधिकतम सजा कितनी दी गई है? आजीवन कारावास की और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की। अब क्या बोलता है, इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं इस विधेयक में? तो UPSSC, UPPSC, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं या प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, प्रमोशन के जो एग्जाम्स होते हैं, नियमितीकरण के लिए, जैसे कुछ लोग एडॉप्ट में होते हैं उनको परमानेंट करना होता है, तो नियमितीकरण के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी के लिए ये जो रूल्स है वो लागू होगा। आगे कह रहा है, परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी की अगर लिप्तता पाई गई तो पूरे परीक्षा का जो वित्तीय बोझ है, जो परीक्षा कराने में जो पैसा खर्च होता है, वो पूरा का पूरा किससे उगला जाएगा? तो उस व्यक्ति या संस्था या उस एजेंसी से जिसकी जिम्मेदारी परीक्षा कराने की या जो उस परीक्षा को करा रही है, ठीक है, उसे वसूला जाएगा। और जो जिस कंपनी ने ऐसा व्यवहार किया है उसको ब्लैकलिस्ट भी की जाएगी। और ये विधेयक कहता है अगर कोई छात्र ऐसा बदमाशी कर देता है इंडिविजुअल तौर पे, तो भैया उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसको मतलब ये है कि ठीक है कारावास तो नहीं देंगे, होता है मन बड़े में, ठीक है, लालच में गलती कर दिया, अब उसको कारावास में तो नहीं डालेंगे। हाँ, उसको क्या करेंगे, अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल छात्र को क्या करेंगे, परिणाम उसका रोक देंगे। उस साल का पेपर, पहली बात कि भैया तुम्हारा गया। दूसरी बात, 1 साल तक तुम कोई अगली परीक्षा दे भी नहीं पाओगे, ठीक है, 1 साल बाद सुधारात्मक ये मतलब कार्रवाई है। इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वृक्षारोपण अभियान हमने स्टार्ट किया। मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम पहले स्टार्ट की, उसी पहल के एक हिस्से के रूप में यूपी गवर्नमेंट ने पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वृक्षारोपण जन अभियान शुरुआत की। ओके, कहां पे? तो लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पे ये योजना आरंभ की गई। कितना? 20 जुलाई का डेट भी याद करो, 20 जुलाई को ये योजना स्टार्ट की गई। इस योजना के तहत 36 करोड़, क्या हुआ, 1 सेकेंड, ओके, अब देखिए यहां पे योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने एक हरिशंकरी का वृक्ष लगाया था। देखो हरिशंकरी का वृक्ष आप गूगल करोगे तो दिखा रहा है कि जो पीपल है, बरगद है और एक कोई और पेड़ दिखा रहा था शायद नीम। एक बार इसको गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। मुझे याद है कि ये 3 वृक्षों का एक यूनिक पौधा माना जाता है, ठीक है। एक बार इसको गूगल सर्च जरूर करना, पेपर में क्वेश्चन आ ही सकता है कि हरिशंकरी का वृक्ष क्या है। नेक्स्ट किसी क्लास में कहोगे तो बता भी दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो हरिशंकरी वृक्ष एक बार सर्च जरूर कर लेना आप लोग, ठीक। तो हरिशंकरी का पौधा लगाया था। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया
जो 36 करोड़ 36.5 करोड़ वृक्ष लगा रही है, अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये वृक्षावरण को बढ़ावा मिलेगा और आप ISFR रिपोर्ट बता सकते हो कि ISFR रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग यूपी का वनावरण एवं वृक्षावरण परसेंटेज कितना है, ठीक, उसी को हमको कितना टारगेट करने का, 15%। अभी वर्तमान में कितना है, 9.23%। कितना वर्तमान में, 9.23%। यानी हमारा जो ग्रीन कवर है उत्तर प्रदेश का वो 9.23% है, जिसको हमको कितना करना है, 15% करना है। कब तक, 2030 तक, 2030 तक हमारा टारगेट है। ओके, सोनभद्र में सर्वाधिक जो वृक्षारोपण किया गया सोनभद्र में 1.5 करोड़ से ऊपर पेड़ आपके अकेले सोनभद्र में लगा गया। प्रयागराज वाला मैंने आपको पढ़ाई दिया, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस जो पहल की शुरुआत किसने की है, तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। ये हमारा टॉपिक है, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। बेसिकली आपको उपवन योजना थोड़ा वन वर्ड से पता चला कि बगीचा लगाने संबंधित है। हेरिटेज ट्री यानी हम लोग को वृक्षावरण ही करना, लेकिन कोशिश करें कि जो हमारे हेरिटेज ट्रीज हैं उनका वृक्षावरण करें। तो यानी टारगेट क्या है राज्य का, राज्य का वही टारगेट है कि हमको हरियाली बढ़ाना होगा, ठीक है। और जब हम लोग हेरिटेज ट्री या ये सब लगाएंगे तो जो जलस्तर है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य है। बाकी 2030 तक 15% का टारगेट है, तो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कह रहा है कि हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। तो ये भी आपके लिए पीटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि कितनी विरासत वृक्षों का पोषण करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। अब देखो, जब ये योजना गवर्नमेंट चला रही थी, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ और वृक्षारोपण अभियान, इसी के एक हिस्से के रूप में क्या किया गया था, मित्रवन योजना स्टार्ट की गई। मित्रवन योजना क्या है, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, तो यूपी का पड़ोसी देश तो नेपाल है। तो यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे क्या किया जाएगा, मित्रवन की स्थापना की जाएगी, यानी यूपी नेपाल के बॉर्डर पे हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी तरीके से मित्रवन के तर्ज पे बोला गया कि हम के साथ साथ शक्तिवन, युवावन और बालवन जैसी स्कीम चलाएंगे ताकि क्षेत्रीय वनावरण वृक्षावरण में बढ़ावा देखने को मिले। हाथरस कांड मैंने आपसे पूछा था कि भगदड़ हुई थी, तो हाथरस में ही भगदड़ हुई थी जिसमें कई सारे लोग हताहत हुए थे। उस घटना के लिए एक न्यायिक जांच आयोग बैठाया गया जिसकी अध्यक्षता ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी करेंगे। कौन करेगा, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे, जो कि हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। 2 IPS अधिकारी, इसमें एक हेमंत राव हैं और एक है भावेश कुमार सिंह, इनको भी शामिल किया गया है इस घटनाक्रम में। बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बायोप्लास्टिक पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो लखीमपुर खीरी में की जा रही है। ये तो मैंने पहले बता दिया। यह पार्क इस जिले के मतलब एक तहसील है गोकर्णनाथ तहसील में कुंभी गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में। आप केवल इतना याद करो, बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है आगरा और प्रयागराज, ठीक है। ये 2 ऐसे करा कि उत्तर प्रदेश में के ये 2 ऐसे शहर हैं जिनको अभी मंत्रिमंडल द्वारा क्या मंजूरी दी गई है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल ने किन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की, तो आगरा और प्रयागराज में, ठीक है। अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि हम अपने कुछ स्थलों को, कुछ पर्यटन स्थल को क्या करेंगे, एंशिएंट एंड हेरिटेज जो बिल्डिंग्स को पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। तो इसमें अब बात होती है कि कौन सी ऐसी इमारत का हम चयन करेंगे। तो जिन इमारतों का इसके लिए चयन किया गया है वह कोठी रोशन उद्दौला, जो कि कहाँ पे स्थित है, लोग आपके लखनऊ में। तो क्वेश्चन अनबन क्या आ सकता है कि कोठी रोशन उद्दौला कहाँ पे स्थित है, तो कोठी रोशन उद्दौला आपका लखनऊ में। बरसाना तो पता ही चल रहा है आपका जल महल कहाँ स्थित है, मथुरा में। शुक्ला तालाब कानपुर देहात में स्थित है। शुक्ला तालाब कहाँ पे स्थित है, कानपुर देहात में। आपके नेक्स्ट पर्सनालिटी उनका नाम है माहेश्वर तिवारी। माहेश्वर तिवारी जी उत्तर प्रदेश के एक साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। ये साहित्यकार रहे हैं, नवगीतकार रहे हैं, इनका निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे यश भारती अवार्ड इनको मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा इनको साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया है, यानी यह यश भारती से इनको सम्मानित किया जा चुका है, यश भारती से। और यश भारती के साथ साथ इनको साहित्य भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। ओके, साहित्य भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। वीडियो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ढेरकुल्ला, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी कोई सुझाव है तो जरूर दे देना। रिवीजन करवाऊंगा,
ध्यान रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब देखो यूपी गवर्नमेंट ने क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति स्टार्ट की है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति ये मेंस के लिए बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट है। पीटी में इस हाइड्रोजन नीति के द्वारा कुछ टारगेट किए गए हैं। जैसे एक टारगेट आपको इस थर्ड नंबर पॉइंट पे दिख रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक, किस साल तक, 2028 में, यानी अगले 4 साल में ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के कितने उत्पादन का लक्ष्य है? 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य है। 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर उत्पादन करने का लक्ष्य कब तक? वर्ष 2028 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट क्या बोली है कि भैया हम स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देंगे, स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देंगे। और इस स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन में क्या बात बोली गई है कि इसके लिए प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपया प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपया 5 वर्षों तक दिया जाएगा। इसमें नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी कौन है? तो यूपी नेटा है। ठीक है, 25 लाख रुपया प्रति वर्ष 5 साल के दिया जाएगा। ठीक है, यानी 25 पचे 125। राजा प्रताप सिंह को क्या लिखा नियुक्त किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजकुमार विश्वकर्मा जी को मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये 2 बड़ी नियुक्तियां हो गई। राज प्रताप सिंह को नए मतलब निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है राज्य का, और राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आती है। युवा उद्यमी विकास योजना का उद्देश्य ही है कि उद्यमिता को बढ़ावा देना। 1 साल में, ठीक है, पर ईयर 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण इसमें दिया जाएगा। ये बात इसमें बोली गई है। अच्छा, ये रिपीट भी अभी नीचे ही कर दी गई है, देखना। फिर देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना, वही बात फिर से यहाँ पे बोल दी गई है। टॉपिक रिपीट हो गया है। दक्षिण एशिया का पहला गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ये जो करंट अफेयर मुझसे किए होंगे पहले, जो यूपीएससी सर का मैंने पढ़ाया है। कानपुर में अडानी ग्रुप का एक डिफेंस हम लोग कह सकते हैं एरोस्पेस था, जिसका उद्घाटन कौन किया? खुद योगी जी किए थे। इसका उद्घाटन कौन किया था? योगी जी किए थे। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कानपुर में किया गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ओके, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग, साउथ एशियाज लार्जेस्ट, ठीक है, एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है ना भारत की। अब यहां पे देखना। ओके, अच्छा, ये ऊपर वाली की इंग्लिश लिखी हुई थी, ठीक है, यहां पे गलत पेस्ट हो गया था भाई। वो ये वाली यहां वाली इंग्लिश थी, ठीक है, इसका कहीं इंग्लिश लिखा नहीं था, इसलिए मैंने इसको कर दिया था। इसकी इंग्लिश में लिख देता हूं। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, इसको देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट। अब ये मैं क्या करता हूं ना कि गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश लिख देता हूं, बस वो पेस्ट किया था ना तो ऊपर का नीचे पेस्ट हो गया था। ठीक है, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन, विस्तार का हो गया एक्सपेंशन, टनल टेस्ट फैसिलिटी। ओके, पहले जो इंग्लिश लिखा था वो ऊपर वाली किस थी, ठीक है, तो भी साउथ एशिया लिखा था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। ओके, अब देखो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका विकास किया गया है। ओके, S2 नाम की ये जो इस सुविधा का शॉर्ट में नाम रख दिया गया S2 नाम की यह सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो और डीआरडीओ के मिशनों जैसे गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी। बाकी वाराणसी में क्या हुआ है, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत का हम लोग कह सकते हैं कि को राष्ट्र को समर्पित किया गया, शुभारंभ किया गया। तो 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक का नाम है MV गु और एक का नाम है MV निषाद राज। ठीक है, जो पहला वाला है उसको अयोध्या के सरयू नदी पर, ठीक है, इसका संचालन किया जाएगा। और जो निषाद राज है, निषाद राज को वाराणसी में गंगा नदी पर इसका नौकायन की सुविधा मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है,
इनके लाभ अब लिख रहा है कि ये दोनों पोत मिला के 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए वगैरह वगैरह। ठीक है, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास अभी मोदी जी ने कहा रखा, तो संभल उत्तर प्रदेश में, बस इतना याद करना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है, अभी प्रयागराज में हमको पता है विधि विश्वविद्यालय बन रहा था, 2020 की घटना थी, अभी उसका नाम बदल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे कर दिया गया, इसलिए प्रयागराज का जो ये विधि विश्वविद्यालय है न्यूज में आ गया है। ठीक है, दिव्य अयोध्या ऐप्स क्या है? दिव्य अयोध्या ऐप के तहत जो अयोध्या घूमने वाले पर्यटक है उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा या उनको अयोध्या के पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। एमएसएमई की स्थापना के माध्यम में यूपी को 3rd रैंक पे स्थित है। यूपी की एमएसएमई की स्थापना में 9% का कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट एवं सेकेंड नंबर पे जो स्टेट है उनका नाम क्या है आप बता सकते हो? यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं भी लिखा होगा तो आपको तो तैयार करना ही होगा। फर्स्ट, हाँ यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? तो संविद गुरुकुलम बालिका आपका सैनिक स्कूल, ये मैंने इंट्रो में ही स्टार्ट बता दिया था। प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा हुई थी, मोदी जी अयोध्या गए तो पहले तो वहां पे एक अमृत भारत एक्सप्रेस की स्टार्ट किए जो कि दरभंगा को आनंद विहार से जोड़ता है वाया अयोध्या। यह देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है जो कि पीटी में आ सकता है क्योंकि ये अयोध्या से होके जा रही है। ये बीपीएससी में भी आ सकता है, ये बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। साथ ही साथ 4 पथ, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम पथ का उद्घाटन किया गया है। ये 3 काम वहां पे हुआ है। काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, ये दूसरा संस्करण है। आयोजन कहाँ हुआ? नमो घाट वाराणसी में इसका आयोजन हुआ। इसमें तमिल की कुछ पुस्तक जैसे थिरुकुलर हमको पता है कि किसकी बुक है, आप चाहो तो बता सकते हो। मणिमेकलई, इन साहित्यों का वो है कि हम लोग क्या करेंगे बहुभाषा में मानी मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेंगे ताकि इसके बारे में जो जानकारी हो वो अदर लोग भी पा सकें। इसको ब्रेल लिपि में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कन्याकुमारी से वाराणसी को जोड़ने के लिए एक संगमम ट्रेन भी स्टार्ट किया गया ताकि कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिल सके। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? काशी तमिल संगमम की आईआईटी जो मद्रास है, ठीक है, और यहाँ पे बनारस में जो बीएचयू है, इनकी ये एजेंसी है, ये काम करेंगे। सर्ववेद मंदिर एक 7 मंजिला मंदिर है। ठीक है, और इसमें पूजा पाठ का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब देवी देवता का मंदिर नहीं है। यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत इन सभी ग्रंथों के चित्र उकेरे गए हैं। 7 मंजिला है। वाराणसी में इसका निर्माण किया गया है। महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का ये प्रतीक है सर्ववेद मंदिर। महर्षि सदाफल देव की शिक्षाएं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। विश्व का यह सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। यह मंदिर क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। ओके, सर्ववेद के बारे में बोल रहा है कि यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव महाराज जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सर्ववेद क्या एक ग्रंथ है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? विहंगम योग संस्थान के प्रणेता हैं संत सदाफल देव, इनके द्वारा लिखा गया था। लेक क्वीन क्रूज, कभी रामगढ़ ताल घूमने आना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत चार्ज है इसका। ठीक है, 42वां रामायण मेला अभी इसका आयोजन किया जाने वाला है। नाम से ही पता चला कि अयोध्या में। इस मेले का जो शुभारंभ किया था वो मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी के द्वारा 1982 में इसका शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण न्यूज में क्यों है? तो अभी इस प्राधिकरण ने क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में जो अंतर्देशीय जलमार्ग है प्राधिकरण है उसका गठन करना। अब देखो, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य नदियों की कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितना जलमार्ग स्थित है? 11 जलमार्ग स्थित है। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर में स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? स्थापित किया गया है तो पहला काम है कि भाई 5G को आप AI से संबंध करो, AI से जुड़ो और 6G पे काम करो, 6G पे काम करो। अयोध्या में क्या है? दीप प्रज्वलित किया गया, 22,23,000 दीप, जिससे गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में खुद का रिकॉर्ड ये तोड़ दिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर रहा है कि अयोध्या शोध संस्थान की नींव रखी गई। ठीक है, और इसका भी नामकरण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के नाम से। अयोध्या शोध संस्थान की नींव 1986 में रखी गई थी। अभी इसका पुनर्नामकरण किया गया, यानी नाम बदल दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के माध्यम से। ओके, एक परिषद, एक काउंसिल बनाई गई है उत्तर प्रदेश सी अयोध्या
तीर्थ विकास परिषद अधिनियम लाया गया, जिसके लिए क्या होगा कि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया और इस परिषद की अध्यक्षता कुछ कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी। जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में खोला जा रहा है, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, ये याद कर जाना। उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? तो लखनऊ में। अपनी जो रिटायर्ड मतलब INS गोमती है उसको इस म्यूजियम में रखा जाएगा। यह संग्रहालय गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये इसी कार्यक्रम में एक अभियान हमने स्टार्ट किया, जिस अभियान का नाम है समर्थ अभियान। ये समर्थ अभियान कहती है कि हमको ग्रामीण जनता को डिजिटली समर्थ करना होगा, यानी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिलवाना होगा। डाटा लिखा है 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करना होगा, 50,000 ग्राम पंचायतों में। गोरखपुर में पशु चिकित्सा पार्क, ये मैंने पहले बता दिया। अभी हुआ क्या है, आनंद डेयरी और ब्राजील की 2 दुग्ध निर्माता कंपनियां अमेरिया पजारो और BH एम्ब्रियोस, इनके मध्य में MOU हुआ है। ये कहाँ की कंपनी है? ब्राजील की कंपनी है। इसी के लिए ब्राजील के राजदूत उपस्थित थे, जिनका नाम है केनेथ नोब्रेगा उपस्थित थे इस MOU के ड्यूरेशन में। ओके, थोड़ी स्पीड तेज है बट कोई नहीं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान स्टार्ट किया गया। तो पहली बात आता है कि यह अभियान किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया? तो यह अभियान पावर एंजल बाल संसद के नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसकी थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी लड़की हो लड़का हो सबके लिए अधिकार, गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो सबके लिए अधिकार। तो लैंगिक समानता और देखभाल समर्थन इसका सेंटर थीम है, इसका केंद्रीय विषय है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन गया। बरेली में आपको पढ़ा चुका हूं, उन्नाव वाला फैक्ट आपको पढ़ा चुका हूं। गाजियाबाद में आपका ठीक है। अच्छा, जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था वो नोएडा में नहीं गाजियाबाद में कराया गया है। कहाँ पे? नोएडा में नहीं गाजियाबाद में। ये मुझे याद है क्लास स्टार्ट होते के समय मैंने इसका आंसर आपको लिखा नहीं था, मुंह से नहीं बोल दिया था कि भारत ड्रोन मिशन यहाँ स्टार्ट किया गया या कुछ ऐसा तो बोला हूँ। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया गया है, ना कि नोएडा में, ठीक है। इसका जब आयोजन किया गया तो यहीं से C-295 MW परिवहन विमान को भी औपचारिक रूप से सेना में शामिल कर दिया गया। C-295 विमान, ये डायरेक्टली पीटी में क्वेश्चन आएगा। देखो फैक्ट है तो तेजी से इसके लिए आगे बढ़ो, को समझाने लायक रहेगा तो जरूर रुक के समझेंगे। अब देखो मोदी ने क्या किया कि पाइपलाइन परियोजना उत्तर प्रदेश के 3 लोकेशंस को जोड़ के बनाया। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, विजयपुर औरैया फूलपुर कितने किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना है? 352 किलोमीटर की, 352 किलोमीटर की। रोबोटिक्स वाला मैंने पहले ही बता दिया, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेटिक लैब गोरखपुर में। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, इस प्रौद्योगिकी को उद्घाटन कहाँ किया गया या इस प्रौद्योगिकी का विकास कहाँ की गई? तो BHU में किया गया। यह प्रौद्योगिकी BHU की ग्रीन कैपिलरेट टीम द्वारा विकसित की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना क्या है? बेसिकली इसका भी संबंध व्हाइट रिवॉल्यूशन से, श्वेत क्रांति से। मवेशियों की नस्लों में सुधार करो और ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी के लिए हमने क्या किया था? नंद बाबा मिशन लेके आए थे। नंद बाबा मिशन का भी सेम उद्देश्य था कि मवेशी नस्ल में सुधार करना और दूध प्रोडक्शन में इनहेंस करना। इसी के सब पार्ट के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लेके आई गई है और ये योजना प्रारंभिक चरण में केवल 10 मुख्यालयों में लाई गई है। अपने पास हमको पता है कुल 18 हेडक्वार्टर्स मतलब मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय है, लेकिन 10 मंडल मुख्यालयों में इसको लाया गया है, ठीक है। उस 10 मंडल मुख्यालयों का नाम लिखा है, आप मत याद करो, बस रीड कर लो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग, इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय है प्रयागराज, ठीक है। अभी देखते हैं कि शिक्षा की वैकेंसीज कब तक ये लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है गांडीव 5। गांडीव 5 क्या है? तो गांडीव 5 का लखनऊ में क्या किया गया? लखनऊ में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया पुलिस मुख्यालय में, गांडीव 5 का, ओके। इसका काम क्या था? बेसिकली जो NSG है और पुलिस है इनके बीच में ये एक संयुक्त अभ्यास था। NSG नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, और सुरक्षा गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड प्लस पुलिस के बीच में, ठीक है। तो इसका, ठीक है, एक साथ प्रैक्टिस था। तो देखिए चूंकि ऊपर फॉर्मेटिंग तैयार कर दिया था तो 6 पेज बहुत तीव्र गति से कंप्लीट हो गया, ये रिवीजन करा दिया हूं। अच्छा भैया एक अनाउंसमेंट क्या है कि जल्द हम लोग लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली एक दिन तीनों जगह मुलाकात कर लेंगे। तो आप लोग जहाँ से भी होगे एक बार टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना, तो हम लोग बता देंगे आपको कि जब भी आएंगे टेलीग्राम जरूर देना, जब भी जहाँ आएंगे वहाँ मैसेज टेलीग्राम पे कर देंगे।
जिन दोस्तों को कुछ पूछना रहे, मिलना जुलना रहेगा तो हम लोग वहाँ पे मिल लेंगे, ठीक है। बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, मिलना जुलना तो लगा रहेगा, ठीक। आप रिजल्ट लोगे तो जाहिर सी बात है आप जहाँ भी रहोगे हम मिलने आएंगे ठीक है। तो लोड नहीं। जय हिंद, जय भारत।